नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र पेपर नंबर 2 के मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 2 का नाम है सामाजिक अनुसंधान विधि। ठीक है, ये आप क्या कीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाइएगा और उससे मिला लीजिएगा कि क्या आपके समाजशास्त्र पेपर नंबर 2 का नाम सामाजिक अनुसंधान विधि है कि नहीं है। हो सकता है आप यहाँ से वीडियो से तैयारी करके जाएं कि पेपर नंबर 2 के बारे में सर ने अच्छे से पढ़ा रखा है, और वहाँ पे जाएं तो आपको पता चले ये आपका पेपर था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कि पेपर को चेंज कर दी रही हैं। जैसे यहाँ पे सामाजिक अनुसंधान विधि जो है आप में पेपर नंबर 2 में है, तो हो सकता है कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 3 पे दिया हो, 4 पे दिया हो या पहले नंबर पे दिया हो। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें अगर आपने इसके पहले के वीडियो पेपर नंबर 1 का मॉडल पेपर नहीं देखा तो जाइए उसको पहले देखिए, फिर आप इसको देखिए। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त, जब आपको प्रश्न पत्र प्राप्त होता है तो उसको आप सभी को पता है कि उसको 3 खंडों में बांट दिया जाता है। खंड आ जिसका मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा जिसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड सा जिसका मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बात करें खंड आ के बारे में प्यारे दोस्त, तो इसमें आपको जो है 10 प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्नों को करना रहता है। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो है 50 शब्दों में आपको यहाँ पे देना रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे कि सामाजिक अनुसंधान का आशय शोध करना है। ठीक है, अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द से बना है, जिसे दो भागों में री तथा सर्च में विभाजित किया गया है। ठीक है, बात करें री शब्द का अर्थ होता है पुनः, जबकि दूसरा शब्द जो है सर्च का, इसका अर्थ होता है खोज करना। तो आप इससे जो है इसका शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं कि पुनः खोज करना ही क्या है, आपका सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प के बारे में आपको यहाँ पे इस तरह का प्रकार से लिखना होगा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला की शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग व एवं अनुकूलन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो भौतिक अनुसंधान अभिकल्प है वो भौतिक विज्ञान फिजिक्स जिसे आप कहते हैं कि प्रयोगशाला जो लैब होता है कि शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग एवं अनुकूलन है, वहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है या जो अनुकूलन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि यह समस्त विधियों में सर्वाधिक निश्चित होती है, निश्चित मतलब फिक्स होती है, वस्तुनिष्ठ एवं कठिन पद्धति है, और ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कठिन भी, आपको टफ भी लगेगा। ठीक है, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान उच्च कोटि की प्रामाणिकता पर आधारित तथा शुद्ध होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उच्च कोटि की प्रामाणिकता, मतलब इसको जल्दी आप गलत ठहरा नहीं सकते हैं, और यह शुद्धता पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए, और जो आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान है इसकी प्रस्तावना को परिभाषित करते हुए आपके चैपिन महोदय लिखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग प्रचना की धारणा नियंत्रण की दिशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। कौन लिखते हैं, आपके ये चैपिन महोदय जी लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि शोध प्रचना क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है शोध प्रचना के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि पीबी यंग महोदय ने लिखा है शोध प्रचना के बारे में। क्या लिखा है कि एक शोध प्रचना शोध एवं तार्किक तथा व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन है। ठीक है, क्या है कि एक जो शोध प्रचना होता है, शोध प्रचना जो होता है वो शोध का तार्किक या व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन होता है। मतलब जो भी आप शोध करने वाले हैं उसका एक तार्किक व्यवस्थित, मतलब एक सीक्वेंस में, और आयोजन एवं निर्देशन होता है, मतलब कैसे आप करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं, पीबी यंग महोदय कहते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं कौन, एकाफ महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है जिस स्थिति में निर्णय लिया जाता है उसके उत्पन्न होने से पहले ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही प्रस्ताव या अभिकल्प कहते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जिस किसी भी स्थिति में आप निर्णय ले रहे हैं उसके उत्पन्न होने से पहले ही निर्णय निर्धारित करना, मतलब उसके उत्पन्न होने से पहले जब आप निर्णय निर्धारित करते हैं
यही क्रिया आपका प्रस्ताव या फिर अभिकल्प कहलाता है। कौन कहते हैं? आपके एकाम महोदय कहते हैं। ठीक है, अगले आपके जाते हैं कार्लिंगर महोदय। उन्होंने बताया है कि शोध प्रचना अनुसंधान की एक योजना है। ठीक है, संरचना या नीति है जिसका उपयोग संबद्ध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने एवं विवाद पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शोध प्रचना के बारे में बता पाएंगे। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि तथ्य या फिर आंकड़ों की आपको क्या करनी है? विशेषता बतानी है। तथ्य या फिर आंकड़ों की क्या करनी है? विशेषता बतानी है। तो इसमें आप लिखेंगे कि अनुसंधान तथ्यों पर आधारित होता है। क्या होता है? तथ्यों पर आधारित होता है। तथ्य वह मानक है जो किसी शोध में वस्तुनिष्ठता, ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता एवं शुद्धता की गारंटी देते हैं। मतलब कहते हैं तथ्य वह मानक होते हैं जिनके आधार पर हम किसी चीज़ के ऊपर जो है विश्वास कर पाते हैं, उसकी वैधता की जानकारी पाते हैं और साथ ही साथ देख पाते हैं कि ये कितना शुद्ध है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि तथ्यों के संदर्भ में माना जाता है कि वे कभी असत्य नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी तथ्य कभी असत्य नहीं हो सकता। इससे किसी शोध की वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे भी आप जो भी कोई भी शोध कर रहे हैं तो उसकी वस्तुनिष्ठता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किससे? तथ्य के द्वारा या फिर आंकड़ों के द्वारा। चलिए आगे आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि प्राथमिक स्रोत में एकत्रित किए गए तथ्य अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, जो आपका ये क्या बोलते हैं तथ्य होता है, ये दो तरीके का होता है। एक प्राथमिक होता है और दूसरा द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक जो स्रोत होता है, इससे एकत्रित किए गए तथ्य क्या होते हैं? अधिक विश्वसनीय होते हैं। और साथ ही साथ द्वितीयक स्रोत प्रमाणिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रमाणिक होते हैं, किंतु बार बार उपयोग में उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब आप बार बार उनका प्रयोग करेंगे तो उनकी दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तर्क से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त? कि तर्क से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि तर्क एक अभिव्यक्त है। क्या है? अभिव्यक्त है। जो कुछ भी आप अपने जुबान से रखते हैं उसी को, मतलब अपना विचार जब आप रखते हैं तो उसी को हम तर्क कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जान पाएंगे। चलिए आगे इसमें लिखना होगा कि जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। मतलब कह रहे हैं जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो उसी व्यवहार में इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। जब आप किसी समस्या के तरफ जो है क्या करते हैं? तर्क करते हैं, तो वहां पर आपकी क्या होती है? रुचि जागृत हो जाती है और समस्या के समाधान के साथ रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, वहां से आपकी रुचि और तर्क दोनों ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप एक नाम डाल देंगे कि गैरेट महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? कि मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं अगर आप अपने दिमाग में किसी उद्देश्य को, ठीक है, या किसी लक्ष्य को या टारगेट जिसे आप कहते हैं को जब आप रखकर क्रमानुसार, मतलब एक के बाद एक जब आप चिंतन करते हैं या एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न करते हैं या सोचते हैं, तो उसी को क्या कह देते हैं? तर्क कह देते हैं। आपके कौन? गैरेट महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आगमनात्मक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आगमनात्मक तर्क क्या है? इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका छठा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मतलब कह रहे हैं इस तथ्य के अंतर्गत क्या करते हैं कि पहले तो हम कई सारे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण मतलब सामने ला के रख देते हैं, कई सारे एग्जाम्पल, जिनके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। और उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए छात्र क्या करता है? एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। इस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। मतलब कह रहे हैं इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है वो विशिष्ट से सामान्य मतलब जर्नल की ओर चलता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि तथा ये सभी तर्क सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? जब आप ये जितने भी तर्क हैं ये सामान्यीकरण मतलब इस किसी भी चीज़ को आप सामान्य रूप में देखना चाहते हैं एवं सिद्धांत का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपके क्या होते हैं? सहायक सिद्ध होते हैं। या आप कह सकते हैं कि तर्क की जिस प्रक्रिया का एकाकी प्रेक्षणों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिस तर्क, ठीक है, तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों से ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। चलिए अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त? विज्ञान
क्या है, ठीक है, या विज्ञान के बारे में आप क्या समझते हैं, या विज्ञान से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे केवल विज्ञान लिख के छोड़ दिया गया है। तो आप इसका जवाब देंगे कि विज्ञान जो है शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला तो आपका बी और दूसरा ज्ञान, ठीक है, जिसका आशय होता है विशिष्ट ज्ञान से लिया जाता है। इसका आशय किससे लिया जाता है, विशिष्ट ज्ञान से लिया जाता है। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है, जिसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के साइसियल शब्द से हुई है, ठीक है। बात करते हैं तथा लैटिन क्रिया वर्ब के किससे, साइर से हुई है। बात करें यहाँ पर जो आपका साइसल है, साइसल शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज जिसे आप कहते हैं, तथा क्रिया, क्रिया जो शब्द होता है क्या, शायर, इसका अर्थ होता है क्या, जानना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ज्ञान का दूसरा नाम ही आपका क्या है, विज्ञान है। तो इस प्रकार से आप विज्ञान के बारे में बता पाएंगे। चलिए, जो आपका 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि घटना क्रिया विज्ञान के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। किसके बारे में, घटना क्रिया विज्ञान के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे मेरे प्यारे दोस्त कि किसी घटना के बारे में पूर्व ग्रहों या पूर्व मान्यताओं एवं दार्शनिक बोधों से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विद्या को घटना क्रिया विज्ञान या प्रघटना शास्त्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है फिर से समझिएगा कि जब कोई भी घटना होती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी घटना होती है तो उसके बारे में पूर्व ग्रहों मतलब कोई भी पहले से आपका जब अनुमान होता है, ठीक है, या पूर्व मान्यता या कोई भी चीज़ पहले से मानी गई हो, जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप ज़्यादा करोगे तो ये होगा वो होगा। तो उस प्रकार से जो पूर्व मान्यताएं होती हैं एवं दार्शनिक बोध, ठीक है, कोई भी चीज़ दार्शनिक बोध हो से अभिप्राय व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, क्या से अपप्रभावित मतलब इनसे वो प्रभावित ना होता हो, मतलब उसका कोई पूर्वानुमान ना लगता हो, कोई पूर्व मान्यता ना हो या दार्शनिक बोध ना हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो, ठीक है, जो इन सब में ना मानता हो, व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विद्या को, मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है और जिसको अनुभव कर रहा है उसी विद्या को घटना क्रिया विज्ञान या प्रघटना शास्त्र कहते हैं। इसके रूप में प्रघटना शास्त्र घटना संबंधित पूर्व धारणाओं के स्थानगत निलंबन एवं या त्यागने पर बल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप घटना क्रिया विज्ञान के बारे में बता पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, 9 नंबर दिया गया है, वो दिया गया है परिकल्पना क्या है या परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि परिकल्पना अनुसंधान से संबंधित पूर्व चिंतन है, मतलब किसी भी चीज़ का जब आप अनुसंधान करते हैं उससे पहले जो आप चिंतन करते हैं उसी को हम परिकल्पना का नाम दे देते हैं, ठीक है। बात करें परिकल्पना से आशय ऐसे विचार या काम चलाओ निष्कर्ष से है जिसका सत्यापन बाद में किया जाता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि परिकल्पना का आशय आप ऐसे विचार से ले सकते हैं या ऐसे काम चलाओ निष्कर्ष से ले सकते हैं जिसका सत्यापन बाद में किया जाता है, जिसको पहले आप दिमाग में आपके आ जाएगा, फिर आप उन चीज़ों को साबित कर देंगे कि हाँ भैया ये हमने कहा था और ये हो गया, ठीक है। तो जो आपने पहले कहा था या आपके दिमाग में जो बातें चली थी उसी को हम परिकल्पना कह देते हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कि पूर्व अनुभव या ज्ञान के आधार पर समस्या के संदर्भ में पूर्व विचार की प्रतिस्थापना की जाती है जो तथ्यों के स्पष्टीकरण से मदद देता है, ठीक है। या पूर्व स्थापित विचार अनुसंधान का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। जो ये आपका पूर्व स्थापित विचार होता है जो पहले से आपका विचार बन जाता है, ये क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, अनुसंधान का मार्गदर्शन करता है, मतलब उसको रास्ता बताता है, ठीक है। अब परिकल्पना की कुछ प्रमुख परिभाषाएं आप लिख सकते हैं, जैसे आपके आ जाते हैं पहले पीबी यंग महोदय, वो लिखते हैं कि एक कार्यवाहक विचार, ठीक है, एक कार्यवाहक विचार जो कि उपयोगी अन्वेषण का आधार बनता है उसे कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कार्यवाहक विचार जिससे आप कार्य को करने वाले हैं, आपके मन में ऐसा विचार जिसके द्वारा आप अपने कार्य को करने वाले हैं और जो कि उपयोगी
अन्वेषण का आधार बनता है, मतलब जो आपके क्या होगा, आपके लिए उपयोगी भी होगा, उसे कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं जॉर्ज जी मोले महोदय। वो लिखते हैं कि परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्क वाक्य है। ठीक है, क्या है ये? आपकी एक धारणा हो सकती है या तर्क वाक्य हो सकता है, जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोगिता, अनुभव जन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करनी है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि इसकी आप परीक्षा किसके अनुरूप परीक्षा का कर सकते हैं, उसकी अनुरूपता कैसे, किस अनुरूप में वो है, उसके उपयोग या अनुभव जन्य प्रमाण या पूर्व ज्ञान के आधार पर आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगले वैज्ञानिक आपके आ जाते हैं कार्लिंगर महोदय। वो लिखते हैं कि परिकल्पना दो या अधिक चल राशियों अथवा चरों का के संबंध का कथन है। ठीक है, क्या है कि परिकल्पना क्या है कि दो या अधिक चल राशियां जो होती हैं अथवा चरों, जिसे आप चर भी कह सकते हैं, चरों के संबंध का कथन होता है। कौन आपके बताते हैं? ये आपके कार्लिंगर महोदय जी बताते हैं परिकल्पना के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? आपसे पूछा गया है कि कॉपीराइट क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये 10वां नंबर प्रश्न और अति लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न है। तो इसमें आप लिखेंगे कि कॉपीराइट बौद्धिक संपदा या आईपी एक रूप है। ठीक है, क्या? या बौद्धिक संपदा या आईपी का एक रूप है। इसमें आप लिखेंगे कि कॉपीराइट एक कलाकार या लेखक को, मतलब जो कोई भी कलाकार होता है, कलाकार का मतलब समझते हैं, इसमें डांस करने वाला, एक्शन करने वाला, हीरो हीरोइन सभी लोग आ जाते हैं। ठीक है, या लेखक जो बुक वगैरह लिखते हैं, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए इनको अधिकार दिया जाता है कि इस समय तक अगर आपकी कोई कला को चुराता है या आपकी कला को कॉपी करता है तो आप उसके प्रति क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा यह सॉफ्टवेयर कला, कविता, ग्राफिक डिजाइन, संगीत के बोले और रचनाएं, उपन्यास, फिल्म, मूल वस्तुशिल्प, चित्र, वेबसाइट सामग्री आदि सहित किसी भी विचार या उत्पादन तक फैली हुई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जितने भी नाम आपको दिए गए, सॉफ्टवेयर, कला, कविता, ग्राफिक डिजाइन, संगीत बोले, रचनाएं, उपन्यास, ठीक है, साथ ही साथ फिल्म और मूल वस्तुशिल्प, चित्र, वेबसाइट सामग्री, ये सभी लोग जो होते हैं इनके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपका अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड बा मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्नों के जवाब जो हैं क्या 200 शब्दों में देने रहते हैं, मतलब हर एक प्रश्न का जवाब आपको 200 शब्दों में देना होगा। और यहाँ पे आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। टोटल आपसे अथवा करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 नंबर में 2 प्रश्न पूछा गया, 3 नंबर में भी 2 प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार से आपसे यहाँ पे क्या किया जाता है, टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको केवल 5 प्रश्न के जवाब ही यहाँ पे क्या करने रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। और लघु उत्तरीय का कह सकते हैं पहला नंबर प्रश्न है, क्या है कि सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता। 1 मिनट, पेन को तो ऑन ही नहीं किया, सेट हो जा भाई। हाँ चलो, यहाँ पे दिया गया है सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता अथवा महत्व को बताइए। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता है और इसके महत्व के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, बताना रहेगा। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों के कारणों, अंतर संबंधों, प्रक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण है। जब आप इन चीज़ों का, किनका किनका, जो आपका सामाजिक जीवन होता है या आपके जो सामाजिक संबंध हैं या जो घटनाएं होती हैं समाज में या जो तथ्य के कारण होते हैं, तथ्यों के जो कारण होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं अंतर संबंध जो होती हैं या जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन सभी का जब आप वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं या फिर विश्लेषण या उनकी व्याख्या करते हैं, विश्लेषण का मतलब कह सकते हैं व्याख्या करते हैं, तो यही आपका सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, आपके पहले आ जाते हैं रैमन तथा मोरी महोदय। ये लिखते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। नवीन का मतलब होता है नया, जब आप नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न करते हैं तो उसी को आप सामाजिक अनुसंधान कह देते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि चूंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। ठीक है, जिज्ञासु का मतलब होता है कुछ ना कुछ जानना, जानने की लालसा रखने वाले को हम जिज्ञासु कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक जिज्ञासु प्राणी है,
उसके मन में सदैव से नवीन वस्तुओं को जानने की इच्छा रहती है। ठीक है, उसके मन में क्या रहती है, शुरू से ही नवीन वस्तु, जो नई नई वस्तुएं उसके सामने आती हैं उनके बारे में जानने की उसकी इच्छा रहती है। इसीलिए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति हेतु वह निरंतर नवीन ज्ञान को जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए वो क्या करता है, लगातार, निरंतर का मतलब होता है लगातार, वो नए ज्ञान को जानने के लिए क्या करता है, प्रयत्नशील मतलब सक्रिय, एक्टिव रहता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि सामाजिक अनुसंधान उन मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करता है। जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो उन मानवीय क्रियाओं का मतलब हुआ ह्यूमन द्वारा किए जाने वाला एक्शन। ठीक है, तो मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं और इनके कारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व उसकी निम्न विशेषताओं से स्पष्ट होता है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का कितना महत्व है, आपको यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई जाएंगी, उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। पहली विशेषता ये बताई गई है कि इसके अंतर्गत अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं व तथ्यों से होता है। ठीक है, पहला तो आप यहां देख सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है, कि इसके अंतर्गत क्या होता है, अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं व तथ्यों से होता है। दूसरी विशेषता यहाँ पे आपकी यह है कि यह मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में ज्ञान प्राप्ति की एक वैज्ञानिक योजना है। ठीक है, मानव का जो सामाजिक जीवन होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसके विभिन्न पक्ष होते हैं, अलग अलग हर के एक पक्ष होते हैं, उन्हीं के विषय में ज्ञान प्राप्ति की एक वैज्ञानिक योजना को ही हम क्या कह देते हैं, सामाजिक अनुसंधान कह देते हैं। ये सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है। ठीक है, तीसरा आप लिखेंगे कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता है कि आप इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको जल्दी गलत ठहरा नहीं पाएंगे। चौथा नंबर बताया गया है कि इसके अंतर्गत तार्किक, क्रमबद्ध व व्यवस्थित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब बताते हैं इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, तार्किक जिसका कोई तर्क हो, ठीक है, क्रमबद्ध मतलब सही ढंग से, व्यवस्थित प्रविधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पांचवा बताते हैं, पांचवी विशेषता कि इसके अंतर्गत न केवल नए तथ्य का अन्वेषण अथवा सत्यापन किया जाता है, बल्कि पुरातन तथ्यों अथवा पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा या सत्यापन भी की जाती है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे केवल नए तथ्यों का ही अन्वेषण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता, उसको ही फैक्ट नहीं मानते हैं, उसी की ही परीक्षा नहीं करते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो हमारे पुराने तथ्य रखे हुए हैं, ठीक है, पुराने तथ्य जो रखे गए हैं उनका भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, सत्यापन किया जाता है। ठीक है, उनका भी प्रयोग हम करते रहते हैं। ठीक है, छठी नंबर विशेषता ये है कि यह सामाजिक तथ्यों व घटनाओं के बीच पाए जाने वाले अंतः संबंध व अनुक्रमों को दर्शाता है। क्या करता है कि यह सामाजिक तथ्य व घटनाओं के बीच पाए जाने वाले जितने भी अंतः संबंध हैं, ठीक है, उनके बीच में जितने भी संबंध पाए जाते हैं वह अनुक्रम को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, सातवीं विशेषता आपको लिखना होगा कि इसके अंतर्गत एक संयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ रचना के अंतर्गत परिणाम निकाले जाते हैं। क्या बताते हैं कि इसके अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, एक संयुक्त सैद्धांतिक, क्या, एक संयुक्त सैद्धांतिक, संयुक्त का मतलब होता है साथ में रखना, तो संयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ रचना के अंतर्गत परिणाम निकाले जाते हैं। ठीक है, और आठवां आपको लिखना होगा, आठवीं विशेषता की यह सामाजिक घटनाओं व तथ्यों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत करता है। मतलब बताते हैं जो सामाजिक घटनाएं होती हैं या जो सामाजिक तथ्य होते हैं, इनके कारण भी वो बताता है, कारण के साथ में उनकी व्याख्या वो करता है। नौवां ये विशेषता है इसकी कि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विद्यमान वैज्ञानिक पद्धतियों, प्रविधियों तथा उपकरणों का विकास भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न इसी में अथवा करके दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि उपकल्पना के प्रकारों को बताइए। उपकल्पना के कितने प्रकार हैं आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे उपकल्पना के प्रकारों में, इसमें आपको लिखना रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं हैं उतनी ही परिकल्पनाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी, और जितनी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं वो सारी उतनी ही आपको परिकल्पनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि अतएव स्तर के आधार पर परिकल्पनाओं को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, स्तर के आधार पर यहाँ पे कुछ श्रेणियां बताई गई हैं। पहली है
हेडिंग आपको यहाँ पे डालनी होगी पहला नंबर डाल करके कि परीक्षणात्मक एक रूपता के अस्तित्व को दर्शाने वाली परिकल्पनाएं। क्या? परीक्षणात्मक एक रूपता के अस्तित्व को दर्शाने वाली परिकल्पनाएं। इसमें आपको लिखना होगा कि इस प्रकार की परिकल्पनाएं सामान्य भावना के रूप में प्राप्त होती हैं। मतलब कह रहे हैं जो ये परिकल्पनाएं होती हैं ये आपको अब सामान्य भावना के रूप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा कि इनके अंदर हम परीक्षणात्मक एक रूपता मानते हैं। क्या? इनके अंदर हम क्या मानते हैं कि परीक्षणात्मक एक रूपता होती है, इसलिए इसका परीक्षण नहीं किया जाता है और इसीलिए हम इसका परीक्षण नहीं करते हैं। इस प्रकार की परिकल्पनाओं के आधार पर किया गया अनुसंधान स्पष्टीकरण के बाद सामाजिक व्यवहार की एक रूपता को स्पष्ट करता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं इस प्रकार की जो परिकल्पनाएं होती हैं इनके आधार पर किया गया अनुसंधान, जो भी अनुसंधान हम करते हैं उसके स्पष्टीकरण के बाद ही हम क्या करते हैं, सामाजिक व्यवहार की एक रूपता को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा घटना विशेष के अध्ययन में किसी घटना विशेष के अर्थ में अध्ययन में इनकी उपयोगिता है और ये केवल तथ्यों की वृद्धि का माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि घटना विशेष का जब आप अध्ययन करते हैं किसी, तो वहाँ पे इसकी उपयोगिता है और ये केवल तथ्यों की वृद्धि का माध्यम है। ये तथ्य को क्या करता है, बढ़ाता है। आगे आपको लिखना होगा कि इस कल्पना के संबंध में यह सामान्य आलोचना पाई जाती है कि यह केवल उस ज्ञान का निर्देश करती है जो सभी को ज्ञात है। मतलब कह रहे हैं आपको यहाँ पे जो है इस कल्पना के अंतर्गत एक आपको आलोचना भी देखने को मिलेगी और वो आलोचना क्या है कि यहाँ पे ये कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल उस ज्ञान को निर्देश करती है, मतलब उसी ज्ञान को बताती है जो सभी लोगों को पहले से ही पता हो। ठीक है, चलिए दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी क्या, तार्किक संबंधों के अस्तित्व को दर्शाने वाली परिकल्पनाएं। क्या? तार्किक संबंधों के अस्तित्व को दर्शाने वाली परिकल्पनाएं, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी और इसमें आपको लिखना होगा कि इस प्रकार की परिकल्पनाओं का मूल्य उद्देश्य परीक्षण एकरूपता के माध्यम, क्या? परीक्षणात्मक एकरूपता के मध्य तार्किक संबंधों के अस्तित्व का अध्ययन करना होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना होगा कि तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी कि विवेचनात्मक परिवर्तनशीलता के संबंध को बताने वाली परिकल्पनाएं। ठीक है, ये तीसरी हेडिंग आपकी होगी। तो इसमें आपको लिखना होगा कि चाहे सामाजिक घटनाएं हों या शैक्षिक घटनाएं, ये एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। कह रहे हैं कि चाहे सामाजिक घटनाएं हों या फिर शैक्षिक, ये दूसरे क्या होती हैं, एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। वे किसी एक कारक की परिणाम नहीं होती हैं और ये कोई एक कारक नहीं होता जिनका ये परिणाम होती हैं। आगे आपको लिखना होगा कि शैक्षिक सामाजिक घटना से संबंधित प्रत्येक कारक भी परिकल्पना का आधार हो सकता है। आगे आपको लिखना होगा लेकिन जब परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार की परिकल्पना की रचना की जाती है। यहाँ पे कहते हैं जब हम परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की परिकल्पना की रचना हम करते हैं। उदाहरण के लिए बाल अपराध अनेक कारकों का परिणाम है। मतलब कह रहे हैं जो बाल अपराध है वो एक कारक नहीं है जिसका परिणाम है, वो कई सारे कारकों का, अनेक का मतलब होता है कई सारे कारक का परिणाम है। जैसे गरीबी, नष्ट घर, खराब पड़ोस, मानसिक कमजोरी आदि इस कारक आज सभी कारक बाल अपराध से संबंधित हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अतः का तर्क के आधार पर इन कारकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि तर्क के आधार पर अगर इन कारकों के मध्य संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परिकल्पना का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि इसके अतिरिक्त कथन के आधार पर भी कुछ विद्वानों ने परिकल्पना के प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला तो होगा आपका सकारात्मक कथन, दूसरा होगा नकारात्मक कथन और तीसरा होगा आपका जो है कौन सा, तो नल परिकल्पना। ठीक है, तो ये आपका तीसरा होगा। पहला हम डालते हैं हेडिंग सकारात्मक कथन और इसमें लिखते हैं कि इस प्रकार की परिकल्पना के कथन सकारात्मक होते हैं और आगे लिखना होगा कि अनुसंधान के निष्कर्ष से पूर्व परिकल्पना का सत्यापन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सकारात्मक कथन। नकारात्मक कथन में लिखना होगा कि इस प्रकार की परिकल्पना के में कथन का
रूप नकारात्मक होता है, नकारात्मक का मतलब निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि अनुसंधान के निष्कर्षों से पूर्व परिकल्पना का सत्यापन नहीं होता। कह रहे हैं कि अनुसंधान के निष्कर्ष से पूर्व आप परिकल्पना का सत्यापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा, नल परिकल्पना। ठीक है, नल परिकल्पना में आपको लिखना होगा कि इसे शून्य या फिर नकारात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, जैसे राम और श्याम की बुद्ध लब्धि में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे लिखना होगा आपको कि नगरीय तथा ग्रामीण, थोड़ा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है दिक्कत, तो यहाँ पे लिखना होगा नगरीय तथा ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों शिक्षकों के समायोजन में अंतर नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार की परिकल्पना में किए गए विचार प्रायः सकारात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की परिकल्पना में जो भी आप विचार करते हैं तो वो आपको सकारात्मक नहीं देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की परिकल्पना में दो संभावनाएं पर समान रूप से विचार नहीं किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है इसमें दो संभावनाओं पर समान रूप से आप विचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके एक आते हैं हेज महोदय। हेज महोदय ने जो है दो प्रकार की परिकल्पनाएं बताई हैं। पहला आपका आ जाता है सहज परिकल्पना और दूसरा आपका आ जाता है जटिल परिकल्पना। ठीक है, सहज परिकल्पना में आपको लिखना होगा कि इस परिकल्पना के में कथन बड़ा सामान्य होता है। कथन क्या होता है, बड़ा सामान्य होता है और किन्हीं दो संभावनाओं, ठीक है, क्या किन्हीं दो संभावनाओं में सह संबंध ज्ञात किया जाता है, ये आपका सहज परिकल्पना कहलाता है। दूसरा जो आपका है जटिल परिकल्पना, इसमें आपको लिखना होगा कि यह परिकल्पना प्रथम परिकल्पना के बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है, आगे लिखना होगा इसमें जो कथन किया जाता है, ठीक है, जो कथन किया जाता है वह कई संभावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें सह संबंध ज्ञात करने के लिए उच्च स्तरीय सांख्यिकी प्रविधि का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उपकल्पना के बारे में भी बता पाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका जो दिया गया है, शोध प्रारूप या फिर अभिकल्प के महत्व को यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा कि शोध प्रचना शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले ही निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा है जो कुछ विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में अध्ययन विषय की विविध पक्षों को स्पष्ट करती है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे कि जो शोध प्रचना होती है वो शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले, ठीक है, क्या शोध कार्य जब आप प्रारंभ करते हैं उससे पहले ही निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा है। ठीक है, उससे पहले निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा है जो कुछ विशेष उद्देश्य, ठीक है, कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं के संदर्भ में अध्ययन विषय के विविध पक्षों को स्पष्ट करती है। ठीक है, आपके अगले जो है, अगले क्या, पहले आपके आ जाएंगे कौन से, कार्लिंगर महोदय। उन्होंने बताया है कि शोध प्रचना अनुसंधान की एक योजना, संरचना व नीति है। ठीक है, क्या बताते हैं कि जो शोध प्रचना है वो अनुसंधान की एक योजना है, या फिर आप कह सकते हैं संरचना है, या फिर आप बता सकते हैं कि नीति है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि इसका प्रयोग शोध से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने एवं विवादों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। तो इसका आप उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ध्यान में रखना है, इसका उपयोग जो है शोध से संबद्ध प्रश्नों का जब आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं, किसी विवाद के लिए कर सकते हैं, या नियंत्रण रखने के लिए कर सकते हैं। कौन आपके कहते हैं, कार्लिंगर महोदय कहते हैं। ठीक है, आगे आपका आ जाते हैं कौन से, एकाफ महोदय। उन्होंने बताया है कि जिस स्थिति में कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक है, जो भी स्थिति हो, जिस स्थिति में आप कोई भी निर्णय लेते हैं उसके उत्पन्न होने से पहले ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया ही प्रचना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताते हैं कि उसके उत्पन्न होने से पहले, जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं उसके उत्पन्न होने से पहले निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम प्रचना कह देते हैं। आपके कौन कहते हैं, एकाप महोदय कहते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए आगे आपको लिखना होगा कि शोध प्रारूप का महत्व आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि शोध प्रारूप के महत्व को यहाँ पे आपको बताना था ना, तो आपने अभी तक तो ये
इसका जो है क्या परिभाषा बताई है या इसके बारे में बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, शोध प्रारूप के महत्व के बारे में जानेंगे और आपको हेडिंग डालना होगा शोध प्रारूप का महत्व। इसमें आपको लिखना होगा अनुसंधान कार्य को सही दिशा प्रदान करने हेतु शोध प्रबंधन की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की जाती है। मतलब बताते हैं जो भी आप शोध कार्य करना चाहते हैं उसको सही दिशा मिले, इसके लिए क्या किया जाता है, शोध प्रबंधन की व्यवस्थित रूपरेखा क्या की जाती है, तैयार की जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि अनुसंधान अभिकल्प की समस्या की प्रकृति एवं उसके स्वरूप के अनुरूप होती है। अनुसंधान की जो भी अभिकल्प समस्या होती है, ठीक है, उसकी प्रकृति एवं उसके स्वरूप के अनुरूप होती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुसंधान के लिए ही अनुसंधान प्रचना या अभिकल्प का निर्माण किया जाता है। आगे आपको लिखना होगा कि प्रचना या अभिकल्प का मुख्य कार्य अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान करना होता है। ठीक है, फिर आगे लिखना होगा अतः अनुसंधान प्रचना का निर्माण किसी भी व्यवस्थित या क्रमबद्ध अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या बताते हैं कि जो अनुसंधान प्रचना होता है इसका निर्माण जब आप करते हैं तो ये किसी भी व्यवस्थित या क्रमबद्ध अनुसंधान के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वह अनुसंधान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हो या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा जिस प्रकार सामग्री का संकलन करना आवश्यक होता है ठीक उसी प्रकार प्रचना का निर्माण भी आवश्यक होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि प्रचना सामग्री संकलन की पद्धति एवं विधियों की त्रुटियों को कम करके मानव श्रम की बचत करती है। क्या करती है, जो प्रचना सामग्री होती है वो संकलन की पद्धति, ठीक है, क्या प्रचना सामग्री संकलन की जो पद्धति होती है एवं जो विधियां होती हैं उनकी त्रुटियों को कम करके क्या उनको उनकी त्रुटि जितनी भी गलतियां होती हैं उनको कम कर देता है और मानव श्रम की क्या करता है, बचत करता है। आदमी की मेहनत कम लगती है, उसमें आदमी का मेहनत क्या होता है, कम लगता है। ठीक है, चलिए आगे लिखना होगा कि यदि प्रश्न बताते समय यह अपेक्षित नहीं होता है कि अनुसंधानकर्ता को विषय का मर्म ज्ञान हो। मतलब कह रहे हैं कि प्रश्न बताते समय आप यह अपेक्षा नहीं करते हैं, ठीक है, यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि जो अनुसंधान करता है वह उस विषय का, ठीक है, जिस विषय के बारे में कर रहा है अनुसंधानकर्ता को विषय का मर्म ज्ञान हो। ठीक है, परंतु यदि उसके मन में विषय के प्रति उपयुक्त अभिरुचि नहीं होगी तो प्रश्न निर्माण शोधकर्ता को एक बोझ सा प्रतीत होगा। मतलब बताते हैं कि जब उसके मन में विषय के प्रति कोई भी उपयुक्त अभिरुचि मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उस प्रश्न को करने में उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसके ऊपर कोई बोझ सा रख दिया गया हो। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कुछ ऐसे शोधकर्ता भी होते हैं जो आत्मविश्वास की कमी के कारण उपयुक्त विषय का निर्वाचन न कर पाने के कारण प्रश्न के विधान में वांछित संलग्नता का परिचय नहीं दे पाते हैं। मतलब बताते हैं कुछ ऐसे शोधकर्ता होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और उसी के कारण उपयुक्त विषय का निर्वाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और नहीं कर पाने के कारण ही प्रश्न के विधान में वांछित लग्नता का परिचय दे पाते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि इन बाधाओं पर विजय पाने का स्वाभाविक उपाय यह है कि शोधकर्ता अनुसंधान विषय के प्रति अभिरुचि का विकास करके तथा विषय के संबद्ध उपलब्ध सामग्री के अध्ययन विश्लेषण के उपरांत अभिव्यक्ति निर्माण में प्रवृत्त हो। मतलब बताते हैं कि अगर आप इस बाधा पर विजय पाना चाहते हैं या इस पे आप इस चीज कमी को दूर करना चाहते हैं तो इसका स्वाभाविक सा एक उपाय है कि जो कोई भी शोध करता है वो अनुसंधान विषय के प्रति क्या करे, अभिरुचि का विकास करे, पहले उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करे। ठीक है, तथा विषय से संबद्ध उपलब्ध सामग्री, विषय से संबंधित जितनी भी वहाँ पे उपलब्ध सामग्री है के अध्ययन विश्लेषण के उपरांत उनका क्या करे, अध्ययन करे और साथ साथ विश्लेषण भी करे, उसके बाद वह अभिव्यक्ति निर्माण पर प्रवृत्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप शोध प्रारूप के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। चलिए इसी में अथवा करके जो है तीसरे नंबर में एक प्रश्न और दे दिया गया है कि वर्णनात्मक और निर्णनात्मक शोध प्रश्न में अंतर बताना है आपको। ठीक है, वर्णनात्मक शोध प्रश्न और निर्णनात्मक शोध प्रश्न क्या होती है, इन दोनों में आपको अंतर बताना रहेगा। तो आप डालेंगे कि वर्णनात्मक और निर्णनात्मक अनुसंधान प्रश्न में बद्ध पाए जाने वाले निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, पहला क्या लिखना होगा, पहला लिखना होगा कि वर्णनात्मक अनुसंधान प्रश्न का अध्ययन क्षेत्र निर्णनात्मक अनुसंधान प्रश्न की अपेक्षाकृत
विस्तृत होता है। मतलब जो वर्णनात्मक अनुसंधान प्रश्न होता है इसका क्षेत्र बड़ा होता है किसके प्रति, तो निदानात्मक अनुसंधान प्रश्न के अपेक्षा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं। और आप इसी में आगे लिखेंगे कि जबकि निदानात्मक अनुसंधान प्रश्न का क्षेत्र क्या होता है, सीमित, मतलब सीमित का मतलब होता है एक बाउंडेशन होता है और छोटा भी होता है। दूसरा अंतर आप लिखेंगे कि वर्णनात्मक अध्ययन समस्या से संबंधित तथ्यों का ही वर्ण करता है। मतलब कह रहे हैं जो वर्णनात्मक अध्ययन समस्या जो वर्णनात्मक अध्ययन है आपका, वो समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उन्हीं का ही वर्णन करता है, जबकि निदानात्मक अध्ययन समस्या का निदान प्रस्तुत करता है। और जो आपका क्या होता है, निदानात्मक अध्ययन होता है, ये आपका समस्या के प्रति निदान आपको बताता है कि आप उससे कैसे छुटकारा पाएंगे। ठीक है, तीसरा अंतर आपका ये है कि वर्णनात्मक अध्ययन केवल अनुसंधान समस्या के प्रस्तुत स्वरूप का ही अध्ययन करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो वर्णनात्मक अध्ययन है वो केवल अनुसंधान में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, समस्या के प्रस्तुत स्वरूप, उसका जो कोई भी स्वरूप है उसी का ही अध्ययन करता है। जबकि निदानात्मक अध्ययन सामाजिक ढांचे में निहित स्पष्ट संबंधों तथा तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे कहते हैं जो दूसरा आपका निदानात्मक अध्ययन है ये सामाजिक ढांचे में जितने भी निहित अस्पष्ट संबंध हैं, ठीक है, जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं तथा तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के अध्ययन से संबंधित हैं, ये उन सब के बारे में यहाँ पे क्या करता है, बताता है। ठीक है, चलिए चौथा अंतर आप लिखेंगे कि वर्णनात्मक अनुसंधान प्रश्न या वर्णनात्मक अनुसंधान प्रश्न किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या के अध्ययन से संबंधित होती है, जबकि निदानात्मक शोध प्रश्न का निर्माण किसी विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पांचवा आप लिखेंगे कि वर्णनात्मक अध्ययन प्रायः प्रारंभिक स्तरों पर होता है। जो आपका वर्णनात्मक अध्ययन है वो किस पे होता है, प्रारंभिक स्तरों पे होता है, जबकि निदानात्मक अध्ययन उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, छठा नंबर अंतर आप लिखेंगे कि वर्णनात्मक शोध में अनुभव सिद्ध, ठीक है, क्या अनुभव सिद्ध तथ्यों का महत्व होते हुए भी इसमें द्वितीयक तथ्यों का भी विशेष स्थान होता है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे तथ्य होते हैं जिनका हम अनुभव पहले से कर चुके हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं अनुभव के आधार पर, तो हम उनके होते हुए भी क्या करते हैं, दूसरे जो तथ्य होते हैं उनको भी विशेष स्थान देते हैं, किसमें, वर्णनात्मक शोध में। ठीक है, जबकि जो निदानात्मक शोध होता है, शोध प्रश्न होता है, इसमें प्राथमिक तथ्यों पर आधारित एक अनुभव सिद्ध अध्ययन है। और जो निदानात्मक शोध प्रश्न होता है क्या होता है, जो प्राथमिक तथ्य होते हैं उन पर आधारित एक अनुभव सिद्ध अध्ययन है। ठीक है, सातवां अंतर आपको लिखना होगा कि वर्णनात्मक अध्ययन में समस्या के कारकों को प्रवाहित करने, ठीक है, क्या वर्णनात्मक अध्ययन में जितनी भी समस्या के कारक होते हैं उनको परिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, उनको आप बदलने का प्रयत्न उसमें नहीं करते हैं। जबकि जो निदानात्मक अध्ययन की समस्या निदानात्मक अध्ययन होता है इसमें समस्या के कारणों का तत्कालिक उपचार किया जाता है। और इसमें जैसे आप कोई भी समस्या आपको देखने को मिलेगी तो उसमें आप क्या करते हैं, निदानात्मक में तुरंत उसको बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आठवां आपको लिखना होगा वर्णनात्मक, आठवां अंतर आपका क्या है, वर्णनात्मक शोध प्रश्न का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होता है। जो आपका वर्णनात्मक शोध प्रश्न होता है इसका उद्देश्य आपका क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। जबकि जो निदानात्मक शोध प्रश्न है इसका मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। ये निदानात्मक शोध प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है कि जो कुछ भी समस्या है हम उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए नौवां जो है अंतर बताया गया वो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है, वो बताया गया है कि वर्णनात्मक शोध प्रश्न में कार्य कारण संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता। जो आपका वर्णनात्मक शोध प्रश्न होता है इसमें आप कार्य कारण संबंधों का ज्ञान प्राप्त ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि जो आपका निदानात्मक शोध प्रश्न है इसमें जो है किसी विशेष समस्या या समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब आपका 10वां नंबर अंतर है। 10वां नंबर अंतर आपको यह बताया गया है कि वर्णनात्मक शोध प्रश्न पूर्ण रूप से प्रकल्पना द्वारा निर्देशित नहीं होता है। क्या आपको लिखना है कि जो वर्णनात्मक शोध प्रश्न है वो पूर्ण रूप से आपका प्रकल्पना द्वारा
निर्देशित नहीं होता है, जबकि निर्देशात्मक शोध प्रश्न पूर्ण रूपेण परिकल्पना द्वारा निर्देशित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर आपका दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, तथ्य संकलन के विविध स्रोतों का उल्लेख करना है। क्या करना है आपको, जो तथ्य संकलन है इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आप लिखेंगे कि प्रायः तथ्य संकलन करने के लिए अनेक स्रोतों को काम में लाया जाता है। यह शोधकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किन किन स्रोतों को अपने अध्ययन से संबंधित तथ्यों को संकलित करेगा या करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो कोई भी शोध करता है उसके विवेक के ऊपर जो है निर्भर करता है कि वह अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्रोत को अध्ययन से संबंधित तथ्य, ठीक है, और संकलित करना चाहता है या करना करेगा। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, कुछ विद्वानों ने तथ्य संकलन के स्रोतों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, जैसे आपके आपके जाते हैं कौन से, पीबी यंग महोदय, उन्होंने बताया है कि तथ्य के जो स्रोत होते हैं इनके दो भाग होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, प्रलेखीय स्रोत, और दूसरा आपका होता है क्षेत्रीय स्रोत। प्रलेखीय स्रोत में आपके कौन कौन से आते हैं, तो इसमें प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेख, जो कोई भी प्रलेख हैं प्रकाशित हो चुके हैं या अभी तक नहीं प्रकाशित हुए हम उनको लाते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन को लाते हैं, सांख्यिकी को लाते हैं, पांडुलिपि को लाते हैं, पत्र को और डायरी को इन सब में सम्मिलित करते हैं। और जो आपका क्षेत्रीय स्रोत होता है इनमें हम क्या करते हैं, इनमें जीवित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनको सामाजिक परिस्थितियों व उनमें हुए परिवर्तनों की जानकारी हो। ठीक है, आपके दूसरे आप किए जाते हैं जॉर्ज ए लुंडवर्ग। ठीक है, कौन, आपके जॉर्ज ए लुंडवर्ग, उन्होंने जो है तथ्य व सूचना के स्रोतों को क्या किया है, दो भागों में उन्होंने भी उनको विभाजित किया है। पहला आपका आ जाता है ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा आपका आ जाता है क्षेत्रीय स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के भी दो भाग हैं। पहला आ नंबर लिखेंगे, इसमें आपका प्रालेख आता है, कागजात आते हैं, शिलालेख आता है। दूसरा आप लिखेंगे बा, इसमें आपका भूतत्वीय स्तर आता है। ठीक है, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं आती हैं। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रीय स्रोत, इसमें भी आपके दो हिस्से होते हैं। आ नंबर जीवित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं, दूसरा आपका हो जाएगा क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्यक्ष अवलोकन। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, तथ्य संकलन के स्रोत सामान्यतः दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। कितने, दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला आपका आ जाता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा आपका आ जाता है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में आपको लिखना होगा कि प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक तथ्य अथवा समंक कहते हैं। ठीक है, तो क्या जो प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य होते हैं उसको आप प्राथमिक तथ्य कह सकते हैं या समंक कह सकते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि इनके संकलन के लिए प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, ठीक है, निरीक्षण आदि प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। चलिए, दूसरा जो आपका स्रोत है द्वितीयक स्रोत है, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा कि वह प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेख हों, जो भी प्रकाशित हुए हैं या अप्रकाशित हैं। ठीक है, सांख्यिकी, पत्र पत्रिकाओं, पांडुलिपियों, शोध ग्रंथ आदि से आंकड़ों का संकलन करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को द्वितीय तथ्य कहते हैं। ये तथ्य एक प्रकार से तैयार उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी दे पाएंगे। चौथा में एक अथवा करके आपको दे दिया गया है, ज्ञान किसे कहते हैं इसको आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, क्या, ज्ञान के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मस्तिष्क में आई, क्या, मस्तिष्क में आई नवीन चेतना तथा विचार का विकास स्वयं या देख कर होने लगा। क्या होने लगा, स्वयं, उसका विकास स्वयं हो जाता है या देखकर होने लगता है। आगे आपको लिखना होगा कि इस प्रकार से वह अपने वैचारिक क्षमता अर्थात ज्ञान के आधार पर अपने नवीन कार्यों को करने एवं सीखने तथा किस प्रकार से कोई भी काम को आसान तरीके से किया जाए और उसे किस प्रकार से संभव बनाया जाए, ये वहाँ पे आपके दिमाग में सारी चीज़ें जब चलने लगती हैं उसी को हम यहाँ पे ज्ञान कह देते हैं। इसी सोच विचारों की क्षमता
या शक्ति को हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, जिसके आधार पर हम सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं, जिसके आधार पर क्या करते हैं, जितने भी कार्य हम सबको करते हैं एवं निरंतर आगे बढ़ते हैं, अर्थात उन्नति करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, उन्नति, तरक्की और आगे बढ़ने तथा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, क्या करती है, जो यह आपकी उन्नति होती है, तरक्की होती है या तरक्की होती है और जो आगे बढ़ना तथा अच्छे कार्य करने की क्या करती है, प्रेरणा देती है। कौन, आपको, ज्ञान। आगे आपको लिखना होगा, जिससे वह सदैव सत्कर्म एवं निरंतर उचित कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, सदैव सत्कर्म करता है, सच्चे कर्म करता है और निरंतर उचित कार्य, जो कार्य सही है वही करता है। इस प्रकार से सरल एवं सुव्यवस्थित जीवन चलाने की प्रक्रिया ही हमें ज्ञान से अवगत कराती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्ञान के बारे में जानकारी दे पाएंगे। 5वां नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि ज्ञान के स्रोत कितने होते हैं, स्पष्ट आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, ज्ञान के स्रोत कितने हैं ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ज्ञान के स्रोत निम्नलिखित 5 होते हैं। पहला आपका बताया गया है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव का मतलब होता है जिस चीज़ को आप छूकर या आप किसी चीज़ को देखकर प्राप्त जान पाते हैं, उसी को आप इंद्रिय अनुभव कह देते हैं। दूसरा आपका होता है साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी दूसरे के अनुभव, ठीक है, तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को हम क्या कह देते हैं, जब मानने लगते हैं तो उसी को हम साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले कोई घटना हुई थी और उसके बाद ये हुआ था और इस चीज़ का अगर कोई आपको जो है उस चीज़ का अनुभव किसी ने किया हो और आपको उसके बारे में बताने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, साक्ष्य कह देते हैं। तीसरा आपका जाता है तर्क बुद्धि एवं तर्कवाद, तर्क बुद्धिवाद। तर्क बुद्धि एवं तर्कवाद क्या होता है, इसमें जब आप किसी के चीज़ के बारे में तर्क करते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर लगातार क्रॉस क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आपको आपके ज्ञान वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, चौथा बताया गया है अंतः प्रज्ञा तथा अंतः प्रज्ञावाद। मतलब आप अपने आप से जब क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं और उसकी जानकारी खुद ढूंढते हैं, चाहे बुक से चाहे वैसे अनुभव के द्वारा, तो उसको हम अंतः प्रज्ञा या अंतः प्रज्ञावाद भी कह देते हैं। और पांचवा आखिरी आपका कौन सा है, सत्ता। ठीक है, तो ये आपके जो है ज्ञान के 5 स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप हेडिंग डाल के आराम से बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा। चलिए, इसी में अथवा करके 5वें नंबर में एक प्रश्न और दिया गया है कि विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। क्या करना है, विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे आपको लिखना होगा कि वास्तव में विज्ञान के बिना जीवन ही असंभव है। अगर आज देखें तो आज के समय में वाकई में विज्ञान के बिना आपका जीवन क्या है, असंभव है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने हमारी दिनचर्या को सुगम बना दिया है। सुगम का मतलब होता है सरल। हमारी जितनी भी दिनचर्या है, ठीक है, उसको क्या किया है विज्ञान ने, अच्छा और सरल बना दिया है। हमारी दिनचर्या को पूर्ण रूप से विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनुप्रयोग, युक्तियों एवं तकनीकों ने अपने प्रभावों में जकड़ लिया है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, ऐसी अनेकों अनेक वस्तुएं जिन पर हम निर्भर रहते हैं, सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान पर ही निर्भर करती हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर हम जिनके ऊपर हम क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। वो आप चाहे प्रत्यक्ष डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट रूप से क्या होती हैं, साइंस से संबंधित होती हैं, उनसे उनका रिलेशन होता ही होता है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की उपयोगिता का महत्व निम्न प्रकार से है। पहला तो कृषि के क्षेत्र में आप विज्ञान की उपयोगिता देख पाएंगे। ठीक है, दूसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जैसे ट्रैक्टर वगैरह देख रहे हो, धीरे धीरे आलू बोने की मशीन अलग, गेहूं काटने की अलग, धान की अलग, सारी मशीनें ये सब धीरे धीरे करके आपकी जो है बढ़ती जा रही हैं, खाद पानी सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से। दूसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाँ, इसमें भी क्या है, आपको आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको चोट लगी तो आप प्लास्टिक सर्जरी करवा के एकदम फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि पहले लोग स्वेटर हाथों से बुना करते थे, अब मशीनें वगैरह हो गई हैं। ठीक है, संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में जैसे कि पहले चिट्ठी लिखते थे तो 4-5 दिन या 1 हफ्ते या 2 महीने लग जाते थे, और आप अभी तुरंत मैसेज करते हैं, कुछ नैनो सेकंड लगते हैं और उन तक वो मैसेज पहुंच जाता है। पांचवा आपका यातायात के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में भी अभी काफी वृद्धि हुई है। टेम्पो, रिक्शा, गाड़ी,
ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चल गई हैं, मेट्रो, ट्रेन सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। मनोरंजन के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर भी अब आपका मनोरंजन का साधन पहले खेल हुआ करता था, ठीक है। खेल में कौन-सा, वो जो पेड़ पे चढ़ के खेला जाता था, वो सब कबड्डी वगैरह ये सब होता था। लेकिन अब आपके मनोरंजन का साधन क्या बन गया है? मोबाइल। उसमें आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और रील्स वगैरह को धीरे-धीरे स्वीप किया करते हैं, ठीक है। चलिए, सातवां आपका आ जाता है पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में। पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में भी विज्ञान का जो है काफ़ी अच्छा महत्व रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अब धीरे-धीरे करके मशीनें वगैरह लगती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग निकाल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, युद्ध के क्षेत्र में भी पहले धनुष बाण से युद्ध लड़े जाते थे, तलवार भाला से लड़े जाते थे, और अब देखो धीरे-धीरे बम वगैरह, एक बटन दबाने की देरी है, पता चला पूरा विध्वंस हो गया। खाद्य के क्षेत्र में भी आप देख पा रहे होंगे धीरे-धीरे आपको अलग टेस्ट वगैरह सब कुछ पता नहीं कितने प्रकार की सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। 10वां आपका आ जाता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जो है देखिए विज्ञान ही है जिन्होंने हमको चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर पहुँचा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएँगे। छठा नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि नृजाति निर्जात पद्धति की विशेषताएं आपको क्या करनी है, निर्जात पद्धति शास्त्र की आपको यहाँ पे विशेषताएं आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। तो निर्जाति पद्धति शास्त्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, पहले आपको लिखना होगा। इसमें पहली विशेषता ये बताई गई है कि इस उपागम में वास्तविकता का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ये उपागम है आपका, इसमें वास्तविकता का निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्त, अंतःक्रिया की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। जो आपकी अंतःक्रिया की प्रक्रिया होती है उसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे कि यह उपागम व्यक्तियों की दैनिक क्रियाओं को विशिष्ट महत्व देता है, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे कि निर्जात पद्धति शास्त्र संख्यानात्मक अध्ययन के स्थान पर व्याख्यानात्मक अध्ययन को महत्व देता है। क्या करता है, ये संख्यानात्मक अध्ययन के ऊपर कम प्रभाव देता है, और व्याख्यानात्मक, व्याख्यानात्मक का मतलब हुआ है किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, उसके ऊपर ये ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। अगला चौथी विशेषता आपको ये लिखना होगा कि इस उपागम की महत्वपूर्ण विशेषता लघु स्तरीय अध्ययन है। क्या है? लघु स्तरीय अध्ययन है। आप लघु मतलब छोटे स्तर से इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की एक शाखा है, ठीक है। चलिए, पांचवी विशेषता ये है कि यह क्लासिकल समाजशास्त्रीय सिद्धांत तथ्यों के सामान्यीकरण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, किंतु यह सिद्धांत समझ पर बल देता है। छठा आपका बताया गया है कि इस सिद्धांत में व्यक्ति महत्वपूर्ण बताया गया है कि इस सिद्धांत में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, अर्थात किसी भी घटना के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण को यह सिद्धांत महत्व देता है, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और कोई भी जो घटना होती है उसमें प्रति व्यक्ति को दृष्टिकोण में रख करके ये सिद्धांत को महत्व देता है, ठीक है। चलिए, सातवीं और आखिरी विशेषता आपको बतानी होगी कि भाषा एवं उसके सामाजिक पक्ष पर इस उपागम में विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका दूसरा नाम लोक विधि विज्ञान भी है, ठीक है। इसी में अथवा करके छठवें नंबर में आपका दे दिया गया है, घटना क्रिया विज्ञान की आलोचना कीजिए। क्या करना है आपको, घटना क्रिया विज्ञान की आपको क्या करनी है, आलोचना करनी है। तो इसमें लिखेंगे आप कि इसकी निम्न बिंदुओं में आलोचना समझ सकते हैं। पहली बिंदु आपकी ये बताई गई है कि घटना क्रिया विज्ञान के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपना योगदान दिया है, ठीक है। इसके संबंध में कई सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान वहाँ पे दिया है। आलोचकों का मत है कि इन विद्वानों के विचारों में बहुत अधिक भिन्नता है। मतलब कह रहे हैं जितने भी विद्वान हुए हैं सभी का आपको अलग अलग और बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलेगी। मतलब किसी का भी मत एक समान नहीं होता है, तथा इन विद्वानों ने अपने विचारों को एक मंच पर लाने का कोई प्रयास नहीं किया है। और जो इतने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सभी लोग क्या करें कि अपने विचारों को एक मंच पे लाने का प्रयास करें, ठीक है। इस कारण घटना क्रिया विज्ञान के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, और इस कारण से आप घटना क्रिया विज्ञान के बारे में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। दूसरा बिंदु आपका ये दिया गया है कि आलोचकों का मत है कि घटना क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने का तरीका विश्वसनीय या वैज्ञानिक नहीं है। आलोचक लोग कहते हैं कि जो ये घटना क्रिया विज्ञान है इसका अध्ययन करने का जो तरीका है इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, और ना ही ये वैज्ञानिक है, ठीक है। तीसरा आपको लिखना होगा, घटना क्रिया विज्ञान का अध्ययन पद्धति बहुत ही नृजाति पद्धति के अनुरूप है।
इस उपागम के माध्यम से भी सूक्ष्म तथा लघु स्तरीय अध्ययन संभव है। ठीक है, बृहद स्तरीय अध्ययन नहीं। और चौथा और आखिरी आपको यहाँ पे जो है आलोचना लिखनी होगी कि इविंग जैटलिन का मत है कि घटना क्रिया विज्ञान स्वयं में एक उलझा हुआ शब्द है। क्या है? ये खुद में ही एक उलझा हुआ शब्द है। इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, बहुत अलग अलग सारे अर्थ निकलते हैं। यह जटिलता घटना क्रिया विज्ञान को स्पष्ट करने में आड़े आती है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये जटिलता जो है घटना क्रिया विज्ञान को स्पष्ट करने के आड़े आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये जैसे यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका जहाँ पे समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्त, वहीं से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसका जो हम इसको खंड सा का नाम देते हैं और इसमें भी आपको जो है केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 500 शब्दों में देना रहता है। चलिए देखते हैं, जो आपका 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है प्रकल्पना या उपकल्पना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व की विवेचना करनी है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न इसी में दिया गया है कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग होने वाली प्रविधियों, जिसे हम तकनीकी कहते हैं, का संक्षेप में आपको यहाँ पे वर्णन करना होगा। और 9वां नंबर प्रश्न आपका दिया गया है तर्क किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तर्क के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तर्क किसे कहते हैं कि जब आप किसी भी बारे में सोचते हैं और उस पर लगातार जब आप क्वेश्चन करते हैं या आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं और आप उनको जब किसी से पूछते हैं या उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसी को हम तर्क नाम दे देते हैं। इसके अर्थ को बताना होगा, इसकी परिभाषा को, विशेषता को एवं वृद्धि के तरीके भी आपको यहाँ पे बताने होंगे। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि पॉपर का प्रत्यक्षवाद क्या है, आपको यहाँ पे बताना है एवं प्रत्यक्षवाद की आलोचना भी आपको यहाँ पे करनी है। आलोचना का मतलब समझते हो? बुराई करनी है। ठीक है, चलिए। और 11वां नंबर प्रश्न दिया गया है कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है और साथ ही साथ इसकी विस्तृत व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।